हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी ने 2020 में इसमें पूछा था इथिक्स का। ठीक है, जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन जो था वो ह्यूमन वैल्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो जल्दी से डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन फिर से समझते हैं क्वेश्चन के दो पार्ट से कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये बताना है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करती है, और दूसरा पार्ट ये है कि जो सावित्रीबाई फुले थी सोशल रिफॉर्मर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इन दिस रिगार्ड, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे कि बहुत सारे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आए, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में। लेकिन क्या खत्म हो सकी? नहीं। जेंडर इक्वालिटी आज भी प्रिवेल करती है, और सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, लेकिन इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स में प्रिवेल करती है। जैसे कि हेल्थ में भी इनइक्वालिटी है, एजुकेशन में भी मेल का डोमिनेंस है, इकोनॉमिक्स में भी मेल आगे, पॉलिटिक्स में भी मेल आगे। मतलब इन चारों के चारों बहुत सारे सेक्टर्स में क्या पता चलता है कि वुमन जो है वो अनइक्वल है एज कंपेयर टू मेल। तो इससे पता चलता है कि वुमन हर सेक्टर में क्या है, इनइक्वालिटी फेस कर रही है। ठीक है, और इससे ये और प्रूव हो जाएगा जब हम किसी इंडेक्स के साथ उसको प्रूव करेंगे। जैसे कि दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो इंडेक्स होता है जो फाइंड करता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 112th। तो इतना नीचे वाला रैंक है, तो इससे पता चलता है कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी मतलब जेंडर गैप कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो हम बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉडी का सबसे पहला पार्ट होगा कि व्हाट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि हर कोई प्रेफरेंस चाहता है कि उनको जो हो वो लड़का ही हो। अ गर्ल चाइल्ड हैज बीन कंसिडर एज एन अनवांटेड एंटिटी एंड बर्डन। मतलब फैमिली को लगता है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो अनवांटेड क्या है, एंटिटी है और बर्डन भी है, क्योंकि शादी करवाओ, ये करवाओ और एजुकेशन दो, और वो क्या करेगी, दूसरे के घर चली जाएगी, तो उनको वो बर्डन फील होता है। और जो वुमन होती है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वुम से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब इवन बिफोर द बर्थ, उनका जन्म लेने से पहले उनके अगेंस्ट क्या चालू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है। द इविल्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स हैव प्रूव द ब्रूटल द वर्ल्ड कुड बी। मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड्स, इससे पता चलता है कि वर्ल्ड जो है वो कितना ब्रूटल है वुमन के अगेंस्ट। फीमेल इनफिटिसाइड्स मतलब वुमन को जो है वो जो वूम में है उस वही खत्म किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी है उसको गिरा दिया जाता है, उसे कहेंगे फीमेल फिटिसाइड। और इनफेंटिसाइड मतलब आफ्टर द बर्थ, जब पता चलता है कि ये उनका जेंडर फीमेल है, तब उसके बाद उनको क्या है, उनको जो है वो किल किया जाता है। मतलब ये दोनों प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि वर्ल्ड कितना ब्रूटल और क्रूएल है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सब सारी चीज़ों की वजह से प्रेफरेंस टू सन, इसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। रोल ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली दो इंस्टीट्यूशन जिसे हम कहते हैं पैट्रिलिनिटी, मतलब मेल डिसेंट्स का जो डोमिनेंस होता है उनका। ठीक है, और फिर पैट्रिलोकैलिटी, मतलब जो मैरिड कपल होते हैं वो किसके पास रहते हैं, जो मेल जो होता है उसके पेरेंट्स के पास जो रहते हैं मैरिड कपल, मतलब जो वुमन होती है वो शादी करके मेल के पेरेंट्स के पास रहती है। तो मेल के पेरेंट्स क्या होता है, वो प्रेशराइज करते हैं कि हमारा जो लड़का है इसलिए हमको भी पोता जो होना चाहिए वो लड़का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो रोल ऑफ कल्चर इंस्टीट्यूशन है, मतलब फैमिली हो गई, इन सब की वजह से भी जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो भारत में एग्जिस्ट करती है। और इसकी वजह से भी जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो परपुचुएट करती है ऑल स्टेटा में। ठीक है, अज्यूम्ड रोल ऑफ वुमन, मतलब हमारे दिमाग में जो परसेप्शन है वुमन से रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है। हम क्या अज्यूम करते हैं वुमन को, वुमन एज अ टेक केयर ऑफ द फैमिली, मतलब वो सिर्फ क्या करेंगी, चाइल्ड की अपब्रिंगिंग करेगी, इतना ही वुमन का रोल है लाइफ में। ऐसी इमेज है हमारी दिमाग में। इसकी वजह से भी जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा अज्यूम रोल कर लेते हैं हम उनका, तो उनका जो वर्क फोर्स है उससे भी क्या होता है, रिट्रीट हो जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। फैमिली सीधा सीधा कह देती है कि आप लड़की हो, क्या करोगे, जॉब करके आप घर गृहस्थी संभालो, बच्चे संभालो। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको मतलब एक इनहेरेंटली क्या मिल जाता है, एक इनइक्वालिटी मिल जाता है। मतलब पेरेंट्स ही खुद से बोल देते हैं कि आप घर पे बैठो, आपकी कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ना लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट कि
पिंक कॉलर जॉब्स। पिंक कॉलर जॉब क्या है कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वुमन जो होती है वो पिंक कॉलर जॉब के लिए बहुत ज्यादा फिट है, जैसे कि टीचर्स हो गई, नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट, लेक्चरर। आप देखोगे कि यहाँ पर वुमन का वर्किंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसा स्टीरियोटाइप है हमारे दिमाग में कि वुमन इन्हीं जॉब के लिए फिक्स मतलब सुटेबल है, इनको कहा जाता है पिंक कॉलर जॉब, ठीक है। और इसीलिए इसी वजह से उनको जो डिफरेंट फील्ड्स है उनमें अपॉर्चुनिटी डिनाई की जाती है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में आपको एग्जांपल देता हूँ तो कि आपको पता है कि इंडिया में हाल फिलहाल में कोविड-19 की जो वैक्सीन डेवलप हुई थी, तो उन्होंने वो जो डेवलप की थी वहाँ की पूरी टीम थी जिन्होंने फोटो एस्टेब्लिश की। मतलब उनका जो पिक्चर था वो सोशल नेटवर्किंग पर क्या था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैंने वो ट्विटर पे देख लिया, तो मैंने देख लिया कि उनके जो मतलब जो सारे के सारा स्टाफ था, कम से कम 500 to 700 पीपल होंगे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या की, वैक्सीन डेवलप की। लेकिन उनमें आप देख के शॉक हो जाओ कि एक भी वुमन नहीं थी। मैंने उस पिक्चर में बहुत कोशिश की कि फाइंड किया जाए कि वुमन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो ना ही वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ओनर, ना ही उनका स्टाफ, ना ही उनके रिसर्चर्स, ना ही उनके साइंटिस्ट, किसी भी लेवल पर वुमन नहीं थी। तो ये क्या है कि हम मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि वुमन जो है वो पिंक कॉलर जॉब में ही ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। कंपनी जो होती है वो इंटरेस्टेड होती है हायरिंग मोर यंग वुमन, बिकॉज क्या होता है कि वुमन जो जनरली होती है ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो मैरिज लीव लेगी, फैमिली प्रेशर के बाद रिजाइन कर देगी, या फिर मैटरनिटी लीव लेगी। इसकी वजह से कंपनीज क्या करती है, वुमन को हायर नहीं करती। और आपको पता है रिसेंटली जो मैटरनिटी एक्ट जो पास किया गया 2017 में, उसका प्रोविजन है कि वुमन को 26 वीक के लिए क्या होगी, पेड लीव मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी कंपनी जाहिर से है कि अज्यूम करेगी वुमन को हायर करेंगे तो 26 वीक के लिए फ्री में उनको पे करना पड़ेगा, हमारा कुछ काम भी नहीं होगा। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा हम मेल को क्या करेंगे, हायर करेंगे, एक दो वुमन हायर कर लेंगे सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे कंपनी में वुमन भी काम करती है। तो इससे क्या होता है, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है काम के टाइम पे भी, तो इससे परपुचुएट होती है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का कि जो सावित्रीबाई फुले थी उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले की सावित्रीबाई फुले थी वो थी सोशल रिफॉर्मर, और ये कंसिडर किया जाता है कि इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थी वो, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा आपको फॉलोइंग पॉइंट से पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना जो उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, उनके साथ मिलकर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया। मतलब उन्होंने वुमन को ये रियलाइज करवाया कि एजुकेशन ही वही चीज है जिसको आप अगर सेंटर में रखोगे तो आप लिबरेट हो सकते हो, जो आपके खिलाफ सेंचुरी से जो इनजस्टिस होता आ रहा है, ठीक है। सेंचुरीज ऑफ इनजस्टिस जो आपके खिलाफ होता आ रहा है, उससे आप क्या कर सकते हो, इनजस्टिस होना चाहिए यहाँ पर, उससे आप मुक्ति पा सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो उन्होंने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लड़कियों को समझाई, वुमन को समझाई, और वही थे सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला स्कूल वुमन के लिए खोला, जिसे भिडेवाड़ा कहा जाता था, जो पुणे में लोकेटेड था इन 1948 में। मतलब हमारे देश का सबसे पहला स्कूल भी उन्होंने ही क्या किया, ओपन किया था लड़कियों के लिए, ठीक है। और तब उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस की, उनके ऊपर लोग पत्थर मारते थे, उनके ऊपर काउडंग फेंकते थे, ठीक है। उन पर कहीं भी जाना अलाउड नहीं था। तो इन सारे कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल अपना जारी रखा, वुमन को अपलिफ्ट करना जारी रखा, वुमन को एजुकेट करना जारी रखा। देयर एफर्ट लेड टू डेवलपिंग अ वॉइस, मतलब वुमन को एक वॉइस मिली, वो एक एजेंसी बनी खुद की, मतलब उनका खुद का एक वॉइस होने लगा। और एट द टाइम जो वुमन सप्रेस होती थी, उनका एक खुद का एग्जिस्टेंस बना, सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये किसकी बदौलत हुआ, ये जस्ट बिकॉज ऑफ हुआ सावित्रीबाई फुले। ड्यू टू द फुलेज रोल इन एजुकेशन दे आर कंसिडर एज द क्रूसेडर ऑफ द जेंडर जस्टिस। मतलब उनका जो इतना बड़ा रोल था एजुकेशन में, उनको कंसिडर किया जाता था कि वो जेंडर जस्टिस का एक क्रूसेडर है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। और जो महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी थी उसका नाम भी चेंज करके अब सावित्रीबाई फुले रख दिया गया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था एजुकेशन फील्ड में, ठीक है। थ्रू हर पोएम्स, जो पोएम्स लिखती थी उन्होंने उसमें यही एडवोकेट किया कि ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, रैशनलिज्म होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट होना चाहिए एजुकेशन का सारे सेक्शन के लिए, स्पेशली फॉर द वुमन, ठीक है। तो इतना बड़ा जो था उनका रोल था। हाल फिलहाल में यूपीएससी जो वेरियस जो थिंकर्स या फिर लीडर्स थे मॉडर्न हिस्ट्री से, उनके बारे में हर साल क्वेश्चन पूछते जा रही है। जैसे कि एम विश्वेश्वरैया के बारे में पूछ लिया था, और अभी सावित्रीबाई फुले और दो तीन जो लीडर्स थे उनके बारे में भी जो है वो
यूपीएससी पूछ चुकी है तो आपको मेन लीडर के बारे में सारी चीजें ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए। इससे अच्छा होगा कि आप यूट्यूब पर उनका एक जो ऐसे मूवीज वगैरह होते हैं वो देख लीजिए, जैसे आप दादा भाई नौरोजी की देख लीजिए, या फिर आप किसी और लीडर की देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, या फिर आप जो है वो लाल बाल पाल ये जो ट्रायल था इनके वीडियोस देख लीजिए, या फिर गांधी जी का तो सबको पता होता है, उनका तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। लेकिन ये जो बाकी के साइड लाइनर्स जो लीडर्स थे अदर जिन्होंने किसी किसी फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम किया उनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे राजा राम मोहन राय, इनके भी आप जो वीडियोस या फिर ऑटोबायोग्राफीज या फिर जो मतलब विकिपीडिया यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो पढ़ते रहिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन में वो जरूर से पूछेंगे। नहीं भी पूछा तो भी आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चन में, ठीक है। एंड में कंक्लूजन देखते हैं कि फॉर इंडिया टू मेंटेन इट्स द ग्लोबल ग्रोथ लीडर, अगर इंडिया को अपनी जो पोजीशन है जिसे कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया क्या है, ग्लोबल ग्रोथ लीडर है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा रहती है। अगर इंडिया को ऐसी पोजीशन को बरकरार रखना है तो इंडिया को सबसे पहले करना पड़ेगा कि इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है, मतलब कौन, वुमन, उनको पैरिटी देनी पड़ेगी विद द मेन। मतलब इंडिया को सबसे पहला काम करना पड़ेगा जो 50% पॉपुलेशन है वुमन, उनको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा विद द मेन। While the increasing the representation of women in the public sphere is a important, women का public sphere में इंपॉर्टेंस बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिर्फ एटीट्यूडनल चेंज नहीं लेकिन बिहेवियरल चेंज भी बहुत जरूरी है, ताकि इससे क्या होगा, इससे होगा कि वुमन को इक्वलिटी मिलेगी खुद के होम में भी और सोसाइटी में भी। मतलब वुमन को हर जगह पर इक्वलिटी मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सोसाइटी में नहीं लेकिन उनके खुद के घर में भी उनको इक्वलिटी मिलना उतनी ही जरूरत है, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। आपको पीडीएफ चाहिए सॉफ्ट कॉपी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।